मैं यहाँ पर आई सबसे पहले आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपके जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर परमजीत वोहरा सर जैसे हैं। क्योंकि जो उन्होंने एजुकेशन की बात की, कहीं ना कहीं अगर वे मुझे ये मंच दे रहे हैं तो इतना तो मैं कहूँगी कि उनको सही व्यक्ति की पहचान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही व्यक्ति हूँ, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर। हिंदी अगर थोड़ी बाउंस जाए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में ही पीएचडी कर रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ भारी भरकम शब्द निकल आए कि जो हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स और बच्चों, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे कोई स्पीच तैयार करके नहीं आई हूँ और आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वोहरा सर का धन्यवाद इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है। मुझे माइक पे बोलना बहुत पसंद है। मुझे कभी स्टेज फेयर नहीं रहा मन में। शायद मैं क्लास 6 में थी जब पहली बार मैं स्टेज पे रोई हूँ। वो पहली और आखिरी बार था कि मुझे देशभक्ति गाना गाने के लिए टास्क दिया गया था टीचर के द्वारा कि तुम एक गाना तैयार करो और 15 अगस्त के दिन तुम्हें गाना है। तो हालांकि बहुत ही मैं बिल्कुल अच्छी सिंगर नहीं हूँ, तो डर के मारे मैं एकदम रोने लगी वहाँ पे कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये। और वो देशभक्ति गाना कौन सा था? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। मुखड़ा तो मैंने गाना शुरू किया, लेकिन अंतरा तक आते आते आई स्टार्टेड क्राइंग। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, बैठ जाओ। वो पहला और आखिरी दिन था कि मंच पे मुझे बोलने से डर लगा। उसके बाद तो फिर जो शुरुआत हुई, आज भी मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ आके अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अगले महीने मैं अपनी पीएचडी जमा कर रही हूँ। जब सर ने मुझे ये निमंत्रण दिया, मैं बहुत असमंजस में थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं क्या करूँ, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा, 8 साल जेएनयू में रहना, ये एक पूरा लंबा सफ़र, इसकी सार्थकता तभी है जब आने वाले आप लोगों की जो जनरेशन है, इनसे मैं अपने अनुभव बता पाऊँ, अपने अनुभव शेयर कर पाऊँ। तो मुझे बिल्कुल समय निकाल के जाना चाहिए। और अपने 28 साल के जीवन में आज पहली बार मैं फ़्लाइट पे बैठी और मैंने सर से बहुत कॉन्फिडेंटली शायद रिक्वेस्ट किया। सर को लगा ही होगा कि जैसे ये फ़्लाइट से आती जाती रहती है, तो मैंने बोला अगर मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर मैं फ़्लाइट से आ पाऊँ, क्योंकि मुझे एक दिन में ही आना जाना है, मेरे पास समय बहुत कम है। तो आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच हूँ टीचर्स डे पे। बहुत सारी यादें हैं जो आप लोगों को देखने के बाद कहीं ना कहीं मैं नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ, मैं अपने अतीत में जा रही हूँ, अपने पास्ट को जी रही हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, ऐसे ही भीड़ का हिस्सा। भीड़ मतलब भीड़ हमेशा नकारात्मक नहीं होती, आप लोगों को ये भी सोचना होगा। अगर आप भीड़ का हिस्सा हो तो हमेशा ये नेगेटिव में मत लो, कभी कभी भीड़ में रहकर भी आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। बोलने से बिल्कुल शौक था, लेकिन डर भी लगता था। तो इसी भीड़ में रहते हुए, कई लोगों को सुनते हुए, एक अपनी सोच कहीं ना कहीं बनाई। मैं बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आपसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैंने एक वर्ड भी आने से पहले ना कुछ पढ़ा है, ना कुछ सोचा है। मैं आपके सामने यहाँ पर आई हूँ तो मेरे मन में कुछ उत्साह है, कुछ चिंता है, कुछ जिज्ञासा है, खुशी है, बहुत सारे एकदम इमोशंस अभी आ रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, हर मंच पे कहती हूँ कि बीता हुआ समय बहुत भीतर मोह पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है।
आप लोग सर ने जैसे मुझे बताया आप लोग 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स मेरी ज़िंदगी का अगर पहला टर्निंग पॉइंट रहा तो 11वीं से जब मैं 11th क्लास में थी तब से वो जर्नी शुरू हो चुकी थी। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि बच्चों, किताब नायक जो है, आइडियल हीरोज़ आप केवल किताबों में मत ढूंढिए। आपके आस पास जीते जागते लोग भी आपके आइडियल हो सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा यह पढ़ाया गया कि नायक जो है, जो आइडियल है, जो हीरो है, वो हमेशा किताबों में होता है। हीरो मतलब मूवीज़ के हीरो की बात नहीं कर रही हूँ। वह एक व्यक्ति, वह व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जिससे हम बहुत कुछ सीख सकें, लेकिन हम जीते जागते नायकों को छोड़ देते हैं। घोड़ा सर है, आप इनसे सीखिए। एक एक मैं सच में कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ जब कहीं ना कहीं अभी भी मैं यहाँ आने से पहले मुझे कई लोगों ने मंच पे बुलाना चाहा, कई साहित्य सम्मेलन हुए, मैंने बहुत ही पोलाइटनेस के साथ ना कह दिया क्योंकि समय मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पता नहीं क्यों भीतर से एक मेरी इच्छा हुई, जब सर ने मुझे बुलाया कि टीचर्स डे के दिन मैं बच्चों के सामने आप कुछ आके अपनी बात रखिए, तो कहीं ना कहीं भीतर से एक आवाज़ आई कि नहीं, जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। 11वीं और 12वीं की बात हम कर रहे थे, आप इस कक्षा में हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों
जो हमारी चॉइस होती है, मान लो हम बहुत जल्दी लोगों को एक कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई मान लीजिए, बहुत खुले तौर पे कहूँ, मैं तो जेएनयू से हूँ, तो जेएनयू वाले स्टेट फॉरवर्ड वैसे ही होते हैं, इसलिए बदनाम भी हैं। खैर, तो मान लीजिए कोई लड़का है, अगर उसकी हरकतें या कह लीजिए उसका तौर तरीका लड़कियों से मिलता जुलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे तुरंत चिढ़ाने लगते हैं। अरे कैसे कर रहा है तू लड़कियों की तरह, अरे लड़कियों की तरह मत रहो, अरे तू क्या है। मुंबई में तो और कई सारे शब्द हैं। या लड़की है, वो बहुत ही मस्कुलर है, वो स्पोर्ट्स खेलती है, वो स्पोर्ट्स में एक्टिव है, ऐसे कैसे कर रही है तू, मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है कि जब हम बचपन से ही, ये जो आपकी एज है ये बहुत सेंसिटिव एज है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये ऐसी एज है, ये ऐसी उम्र है कि आप एक जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मैं फिर कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी के जो 2 साल रहे 11वीं 12वीं, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत टर्निंग पॉइंट थे। तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारी जो पसंद होती है, बहुत कुछ ये सोसाइटी, ये घर परिवार, ये आसपास के लोग तय करते हैं, जो कि भारतीय समाज में मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी है। अब एक एग्जाम्पल से देना चाहूँगी, मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद था। मेरी 10वीं तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई, उसके बाद की पढ़ाई मैंने इंग्लिश मीडियम से की, लेकिन मुझे हिंदी बहुत पसंद था। मैं चाहे महादेवी वर्मा को पढ़ूँ, चाहे मैं निराला को पढ़ूँ, प्रसाद, अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो इन सब नामों से परिचित होंगे। चाहे वो महादेवी वर्मा की कविता हो, जो मैंने पहली कविता पढ़ी थी, मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली। निराला की हो, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। प्रसाद, मुझे कभी हिंदी पढ़ने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं हुई। मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो बहुत जल्दी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, महसूस हो गई कि मुझे अपनी आगे जो मेरा करियर है, जो मेरा भविष्य है, वो हिंदी साहित्य में बनेगा। पढ़ने में मैं ठीक ठाक थी, तो लोगों का हमेशा ये मानना था कि पढ़ने में अच्छी हो, हिंदी क्यों पढ़ रही हो, बहुत होगा स्कूल की टीचर बन जाओगी। मैं स्कूल की टीचर की बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में उसको भी एक हायरार्की के रूप में देखा जाता था। हिंदी पढ़ के क्या करोगी, स्कूल में पढ़ाओगी, बहुत अच्छी हो, आईएएस बनो, अच्छे सब्जेक्ट से पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, कुछ भी कर लेंगे लेकिन खुश होंगे उसमें, हिंदी साहित्य ही पढ़ूंगी। घर में भी यही चीज़ बोल दी। कॉलेज में फिर बात आती है, आज शिक्षक दिवस है। इस मंच से अगर मैं अपने जीवन में सबसे पहले किसी प्रोफेसर या शिक्षक को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसने मेरे भीतर वो कॉन्फिडेंस लाया कि हिंदी साहित्य पढ़ के भी आप अमेरिका जा सकते हो, अमेरिका में वहाँ पे शोध कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। डॉक्टर सतीश पांडे सर, जो केजे सोमैया कॉलेज में मेरे हिंदी के प्रोफेसर रहे, जिनके सानिध्य में मैंने लगभग जूनियर कॉलेज में, मुंबई में ऐसा होता है कि 11वीं 12वीं जो होता है वो जूनियर कॉलेज होता है, वहाँ पे स्कूल नहीं होता है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली हमें बहुत जल्दी कॉलेज का जो माहौल है वो हम बहुत ज़्यादा उससे परिचित हो जाते हैं। 5 साल मैं उनके सानिध्य में रही, उनके साथ रही। उन्होंने मुझे जो हिंदी पढ़ाया वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और वहाँ से मेरे भीतर एक कॉन्फिडेंस आया कि बच्चों, विषय कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस पढ़ रहा है वही कुछ बड़ा करेगा, ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी नहीं पढ़ रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा बतौर केवल एक स्कूल में टीचर पढ़ाने के अलावा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और इस हीन भावना से निकलना पड़ेगा। आप हर किसी, यहाँ पे एक जो बच्चा बैठा हुआ है, उसके भीतर उसकी अपनी एक प्रतिभा है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है, वो यूनिकनेस के साथ उसने जन्म लिया है। प्रतिभा जन्मजात होती है, उसका संदर्भ ये है कि हर किसी के भीतर प्रतिभा होती है, लेकिन आपको एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत उस प्रक्रिया को निखारना पड़ता है, उसे वह मंच देना पड़ता है, ताकि आप जाके उस क्षेत्र में एक बेहतर योगदान इस देश, इस समाज के लिए कर पाएं। लेकिन होता ये है कि समाज जो है
शुरू से ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें भरने लगता है कि नहीं, हिंदी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ के क्या होगा, मराठी क्यों पढ़ोगी, हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा, साइंस पढ़ो, साइंस में भी IIT जाओ, नीट करो। आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल टकराव होगा आपके भीतर की इच्छा शक्ति के साथ और समाज का जो एक स्ट्रक्चर है, समाज की जो एक बनावट है उसके साथ। और अगर आप मेरी मम्मी से पूछेंगी तो वो ये बात ज़रूर कहेंगी कि मैं पैदा ही एकदम विद्रोही स्वभाव की थी, मुझे समाज की कोई चीज़ कभी मंजूर नहीं थी। एक समय तो ऐसा था कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि मुझे शर्म महसूस होती है कि तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि अच्छी बेटी होने का एक जो मापदंड था समाज में वह मेरे भीतर बिल्कुल भी नहीं था। और मैं इस चीज़ को आज इस मंच से स्वीकार करती हूँ कि वह न होना ही मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। आज मैं आप लोगों के सामने, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ उपस्थित एक एक बच्चे से अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी, आप जो चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने सपने पे भरोसा करिए। फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि वही समाज जब सही समय आता है तो आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, जो मेरे साथ हुआ। अभी लगभग ये रिज़ल्ट आने के पहले 1-2 साल पहले की बात है, मेरे घर परिवार, घर नहीं, आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, कि हिंदी पढ़ना था तो घर पे रह के पढ़ लेती, JNU जाने की क्या ज़रूरत थी, और कुछ कर तो ये पाएगी नहीं, कम से कम प्राइमरी का ही आप एग्ज़ाम निकालो। जबकि मैं 2016 में ऑल इंडिया लेवल की टॉपर थी PhD एंट्रेंस की। वह समाज मुझे ये सजेशन देता था, लेकिन मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर भरोसा था। तो मैं बहुत ही इनफॉर्मल आप लोगों से इस तरीके से इसलिए बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी सामान्य तरीके से कही गई एक बात भी आपका जीवन बदल सकती है। और वह मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया जब मैं 12वीं कक्षा में थी और मेरे एक कज़न भाई ने जब मुझसे कहा कि तुम JNU जाओ, JNU जो जाता है वहाँ से कुछ बन के ही आता है। वो एक, मुझे नहीं पता उसके बाद मैंने कितनी पागलों की तरह पढ़ाइयाँ की, लेकिन वो एक लाइन मुझे सोते जागते हर समय मेरे दिमाग पे हावी थी कि JNU जाना है, JNU जाना है, कैसे भी करके। हो सकता है JNU के बारे में आपने तमाम चीज़ें सुनी हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, खैर वो अलग चीज़ है। JNU आज इस साल भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रैंक में नंबर 1 पोजीशन पे है, एंड आई एम प्राउड टू बी अ JNUite। और आप लोग, और JNU इस देश की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, आज मैं इस मंच से कहूँगी, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज के लोग आते हैं, पढ़ते हैं। JNU की एडमिशन पॉलिसी ऐसी है जहाँ पे महिलाओं को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। आप अगर बीकानेर से यहाँ से जाएंगे तो आपको 5 नंबर अधिक मिलेंगे, क्योंकि बीकानेर को एक पिछड़ा इलाका माना गया है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी समाज के उन तमाम बच्चों, तमाम उन शोषित तबके के लोगों का ध्यान रखता है और एडमिशन में वो प्राथमिकता दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आने के बाद मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी बदल गई बच्चों। एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपके सोचने की दिशा और दशा को किस तरह बदल देती है, ये JNU में आने के बाद मुझे महसूस हुआ। एक कह लीजिए कि JNU को वर्ल्ड रैंकिंग में क्यों इतना अच्छा स्थान प्राप्त है। रीज़न ये है कि जब मैं अमेरिका भी अप्लाई कर रही थी तो बहुत सारे उसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है। यहाँ पे अगर JNU के बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो ये देखो शुरू हो गए, सड़क पे आ गए डफली बजाने, बट अमेरिका में वही चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि उससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो राजनीति में रहना, पॉलिटिक्स करना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अमेरिका में उसको एक सम्माननीय नज़रिए से देखा जाता है, जो आज हमारे देश में दुर्लभ है। और कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, लेकिन JNU की राजनीति
वहाँ की छात्र राजनीति ने, विशेष तौर पे कहूँगी प्रगतिशील छात्र राजनीति ने मुझे एक इंसान बनाया। इंसान इस अर्थ में बनाया कि आज मैं इस पायदान पे, इस स्तर पे खड़ी हूँ कि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र के व्यक्ति की पीड़ा, उसका शोषण, उसका दुख दर्द मुझे अपना लगता है। और जेएनयू ने मुझे वही इंसानियत सिखाई कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बिना उसकी जाति देखे, बिना उसका धर्म देखे, बिना उसका लिंग देखे, बिना उसकी भाषा देखे, बिना उसका रंग देखे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इस अर्थ में मुझे इंसान बनाया। तो जेएनयू जाना, हाल ही में एक सर परिचित होंगे, सर इकोनॉमिक्स में और लिखते भी रहते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जाना माना नाम है, तो अभिजीत सेन सर, आप जाइएगा तो गूगल करिएगा, वो 10 साल प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, सही अर्थों में उन प्रोफेसर ने न केवल इस यूनिवर्सिटी को बल्कि इस पूरे देश को बहुत चीज़ें दी हैं बच्चों। अब प्रोफेसर अभिजीत सेन, आप जाइएगा तो सर्च करिएगा उनके विषय में, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट। मतलब आज जिस एमएसपी की लड़ाई, जिन किसान आंदोलन, जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसको लागू करने में एक अग्रणी भूमिका रही। कैम्ब्रिज से उन्होंने पीएचडी की और वापस अपने देश आकर 10 साल प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहते हुए उन्होंने इस देश को, खासकर आप एक पिछड़े इलाके से हैं, इस देश की जो रूरल इकोनॉमी है, सर परिचित होंगे, इस पर बेहतरीन काम किया। हमारे जैसे समाज के बच्चे जिनकी परवरिश, जिनके लिए राशन पे मिलने वाला 2 रुपया किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूँ जो हमारे ज़माने में मिलता था, उस योजना को लागू कराने में प्रोफेसर अभिजीत सेन सर का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी एक हफ्ता पहले लगभग उनकी वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कॉन्डोलेंस मीटिंग में हम गए हुए थे, तो लगभग सभी प्रोफेसर कुछ उनके बारे में बात कर रहे थे। तो उनकी एक खासियत जिसकी चर्चा सभी ने की, उनकी भूलने की आदत। वो हमेशा भूल जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था उनके अंडर में जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनको भी भूल जाते थे। सोचिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भूलने की आदत। ये कितना सुंदर है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे हर कदम पे कहीं ना कहीं आपको शोषण का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, वर्ग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, कितना सुंदर होगी वो यूनिवर्सिटी, वो प्रोफेसर जो भूल जाता होगा आपकी आइडेंटिटी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सरिता माली किसी मुंबई की झुग्गी से आ रही है या आप में से बैठा हुआ कोई बच्चा किसी बीकानेर के पिछड़े इलाके से। आप सोच रहे हैं कि उनसे बात करने वाले जो बच्चा होगा उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा कि ही विल नेवर जज मी, कि मैं क्या हूँ। तो जेएनयू ने वो चीज़ें हमें दी, बेहतरीन प्रोफेसर्स दिए, अभिजीत सेन, जयति घोष, जिन्होंने न केवल उस यूनिवर्सिटी को बनाया बल्कि इस देश को बनाया। आप भारत की अर्थव्यवस्था को बिना इनको पढ़े नहीं समझ सकते हैं, ये इनका योगदान है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अधिकतर प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अमेरिका पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने वापस भारत आना क्यों चुना? उन्होंने यहाँ पे पढ़ाना क्यों चुना? जेएनयू ने मुझे यही सिखाया। जेएनयू ने एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग मुझे दी कि एक झुग्गी से आने वाली लड़की भी, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी जीन्स नहीं पहनी थी, वो भी कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करती है और एमए में टॉप करती है, बल्कि ऑल इंडिया लेवल रैंक 1 लेके पीएचडी में एडमिशन लेती है। और जेएनयू की हिंदी सेंटर की हिस्ट्री में ये पहली बार होता है कि मैं नॉन हिंदी बेल्ट से आती हूँ, मुंबई से कोई लड़की आती है और हिंदी में टॉप करती है। तो ये जो नज़रिया है, ये मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने दिया। तो बच्चों, शिक्षकों की भूमिका आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी है। ये छोटी सी किताब है। मैं जेएनयू में बहुत पुरानी बुक शॉप्स है, तो एक दिन मैं गई तो हेम अंकल है वहाँ पे, उन्होंने मुझे ऐसे दे दिया कि मैडम ये नई ऑटोबायोग्राफी आई है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए।
तो पढ़ी हुई थी। आज मुझे फ्लाइट से आना था तो मेरे पास मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। मेरी आदत है कि मुझे एक किताब अपने साथ चाहिए होती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने जीवन में अगर किसी के साथ हूँ तो किताबों के साथ। तो बहुत पतली सी किताब थी, मैंने पढ़ा। ये है कटिहार टू कैनेडी स्कूल, सर को पता होगा, हार्वर्ड में है। कटिहार बिहार का एक अत्यंत पिछड़ा जिला है। संजय कुमार हैं, अगर आपको भी मौका मिले तो पढ़िएगा। मैं बिल्कुल नहीं जानती ये कौन है, लेकिन इन्होंने इस किताब में अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लिखा, मुझे लगता है कि जो भी अपने जीवन में ऐसी जर्नी तय करता है, वो कह लीजिए कि सामान्य से असामान्य होने के बीच का जो एक जर्नी होता है, उसकी परिभाषा कुछ भी हो सकती है, वो आप लोगों पे निर्भर है, आप उसको किस तरह से देखती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों, कुछ बातें होती हैं जो बहुत कॉमन होती है, बहुत कॉमन होती है। स्ट्रगल होता है, सोच होती है। कटिहार से कैनेडी स्कूल जो है, सर को पता होगा, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड हर कोई जानता है, इससे परिचित कराने की आवश्यकता नहीं है कि एक ऐसा लड़का जो इतने पिछड़े इलाके से आके हार्वर्ड तक की जर्नी तय करता है, तो वह कैसी सोच होगी। वो कोई अलग नहीं होते, आप ही के लोग, आप ही जैसे लोग होते हैं बच्चों, आपके ही बीच के लोग होते हैं। मैं भी ऐसी ही थी, कभी अपने कपड़े को लेके इन्फीरियरिटी था, रंग को लेके भी रहा। समाज ने डाला भीतर, समाज ने वो चीज़ें भीतर डाली। मैं बार बार इस मन से कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप महिला हो, अगर आपका रंग काला है तो शोषण दोहरा हो जाता है। आप अच्छे व्यवहार करिए, तब आपको सब अच्छा मानेंगे। आपको बहुत तरीके से पेश आना है, आप बहुत ज़ोर से हंस नहीं सकती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें झेली हैं। तो एक पिछड़े इलाके से जब कोई बच्चा निकलता है, सर से कल मेरी फ़ोन पे इस विषय को लेकर भी बात हो रही थी, तो अपने साथ वो तमाम तरह की चीज़ें लेकर चलता है। वो उसका पूरा एक समाज होता है, सोच को लेकर, भाषा, मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसी करूँगी, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, मैं सही तो दिख रहा हूँ, अरे मैं कहीं मुझे लोग बैकवर्ड तो नहीं समझेंगे, अरे मैंने ये अंग्रेजी के गलत शब्द बोल दिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो एक जो बीच की जो खाई है बच्चों, उस खाई को पाटने का जो काम है, आप इस दुनिया में बैठे हो, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में बैठी हूँ, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो इसके बीच एक लंबी खाई है, उस खाई को तय करने के लिए सबसे पहले आपकी एक इमोशनल जर्नी होती है। वो इमोशनल जर्नी कहाँ से शुरू होती है? आपके विल पावर से, आपकी इच्छा शक्ति से। बार बार ये मैं चीज़ कहूँगी। इसमें कुछ बातें हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैं पली बड़ी, जिसका बहुत फ़ायदा मुझे हुआ, क्योंकि शुरू से ही मुझे भाषाओं को लेके, दूसरे के कल्चर को जानने को लेके बहुत एक्साइटमेंट रहा। मुझे नई नई भाषाएं सीखना, नए नए लोगों से मिलना जुलना तो मुझे कम ही पसंद है, लेकिन हाँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। नए समाज को जानना, नए कल्चर को जानना, जो मेरा हमेशा से पैशन रहा, और यही रीज़न रहा कि मुझे कई भाषाएं आती है। और सेम चीज़ संजय जी ने इस किताब में लिखी है कि बिहार में भी वो जब बंगालियों के बीच रहे तो उन्होंने बंगाली भाषा सीखी, आस पास के लोगों के साथ उठते बैठते न केवल बंगाली भाषा सीखी, उनके कल्चर को सीखा, उस पूरे समाज को जाना। और यही एक खूबसूरत चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। आपको एक बहुत सुंदर जीवन मिला है, उसे ऐसे जाया मत करिए। आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि समाज जो पैरामीटर्स तय कर रहा है आप उसी पे चले, बिल्कुल मत चलिए। आपके भीतर जो करने की जो भी इच्छा शक्ति है, जो लगन है, उस पर आप मेहनत करिए। वो कुछ भी हो सकता है। चेन्नई में एक ऑटो ड्राइवर है, उस पर ब्रूट ने एक स्टोरी की है, आप पढ़िएगा। वो ऑटो चलाता है, लेकिन उसने अपने ऑटो को इस तरह से डेवलप किया है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पे, मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स है, टैब लगा हुआ है। आज ये हाल है कि उसने अपना खुद का छोटा सा कंपनी शुरू किया है और उसके ऑटो की बुकिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। इस दुनिया में हर चीज़ में संभावना है बच्चों, हर चीज़ में, लेकिन ज़रूरत है केवल एक इच्छा शक्ति की। ज़रूरत है कि अपने भीतर की उस प्रतिभा को पहचानने की,
और इसके लिए हो सकता है कि कभी आपके अपने लोग, कभी ये समाज आपके विपरीत खड़ा होगा, आपको नहीं सपोर्ट करेगा। बहुत आसान भाषा में आपसे कह रही हूँ, इस बात को समझिए। अगर मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं, एक बात भी आप समझ गए, उसके मर्म को समझ गए, उसके अर्थ को समझ गए, तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अपने आप को सबसे पहले पहचानिए। आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान बहुत अकेला हो गया है। आप फ़ोन के बिना रह नहीं सकते हैं। मेरा फ़ोन 3 दिन पहले टूट गया था, मैं सबसे ज़्यादा सुकून उन 3 दिनों में थी। टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करिए। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, उसको ज्ञान का सोर्स मत बनाइए, उसको नॉलेज का सोर्स मत बनाइए। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप से इतिहास, भूगोल, विज्ञान सीखने लगते हैं तो इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। किताबों से दूर मत होइए, किताबों से दूर मत होइए। आप इंस्टाग्राम चलाइए, मैं बिल्कुल आपको ये, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आज की आप दौर में इंस्टा ना चलाएं, व्हाट्सएप ना चलाएं, फेसबुक ना चलाएं, लेकिन उसकी जो सार्थकता है, उसका जो यूज़ है, केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रखिए। नॉलेज का सोर्स जब आप उसे बना लेते हैं तो इस देश में जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक, मैं कहूँगी, बहुत बड़ा जाल है कि बच्चों की एक पूरी की पूरी जनरेशन, और ख़ासकर कोविड के बाद भयानक रूप से जो एक बिलो एवरेज जो एक जनरेशन बन रही है इस देश में, आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। किताबों से दूर अपने जीवन में मत होइए, चाहे आपको जो भी बनना हो। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, पसूरी, सुना होगा, अच्छा सॉन्ग है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उस सिंगर को गाते हुए सुना, अली सेठी, पाकिस्तानी सिंगर है, आपने उनके बारे में कभी सर्च किया है? नहीं किया, करिएगा कभी। वो हार्वर्ड से उन्होंने पढ़ाई किया है, साउथ एशियन स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स पढ़ने गए थे। मास्टर्स, बैचलर्स उन्होंने इकोनॉमिक्स में की, मास्टर्स साउथ एशियन स्टडीज़ में की, उसके बाद बने म्यूजिशियन। हमने गाना सुन लिया, बड़ा मज़ा आ गया, एकदम बहुत सही है, लेकिन हम तो ये देखिए, ये बनना उनको म्यूजिशियन था, लेकिन आज भी उस इंसान को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की गजब की समझदारी है। कभी उनके इंस्टा पे जाके उनके वीडियोस आप देखिएगा, ये सब चीज़ें देखिए, एकदम बेहतरीन समझदारी। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे एक बहुत रेयर सिंगर इतने अच्छे लगे हैं। मैं क्योंकि गानों से मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। तो आपको जीवन में कुछ भी बनना हो, कुछ भी बनना हो, चाहे आप म्यूजिशियन बनिए, हिस्टोरियन बनिए, साइंटिस्ट बनिए, आईएएस बनिए, कुछ भी बनिए, आप किताबों से दूर मत होइए और अपने शिक्षकों से। क्योंकि एक आज शिक्षक दिवस के तौर पे मैं कुछ भी, ये चीज़ खुले तौर पे कहूँगी, किसी शिक्षक को कुछ भी ना आता हो, लेकिन इतना ज़रूर आता है कि आपको वो कुछ ना कुछ देने की उस पोजीशन में है। वो आपके ऊपर है कि आप उससे क्या लेते हैं। मैंने हमेशा ये सीखा है, चाहे आप बच्चे में देखो, लाइफ में आप ऑब्जर्व बहुत करिए बच्चों। अगर आप ऑब्जर्वेशन अगर आपने छोड़ दिया, एक लाइन यहाँ पे संजय जी लिखते हैं, एक सेकंड, मैंने अंडरलाइन में करना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई कहाँ पे है। हाँ, उन्होंने ये लिखा कि अपने समाज से जब आप सीखते हैं ना, हमेशा अपनी जो आँख और कान है वो खुले रखिए। ऐसा नहीं कि नहीं भाई जो आता है मुझे ही आता है, मैं तो बस सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, छोड़ो ये सब, इनको तो कुछ नहीं आता। अरे तुझे कुछ नहीं आता, चल मेरे को आता है, सारा कुछ मुझे पता है। ऐसा नहीं होता। मैं भी जब स्कूल तक में बैक बेंचर्स थी, मुझे कुछ ऐसा होता था कि हिंदी की क्लास में तो मैं बड़ी खुश, लेकिन बाकी जब क्लासेस चलती थी तो मैं मज़े से सो रही होती। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि टीचर ने बाहर भी निकाल दिया, पनिशमेंट भी मिली है। तो वो एटीट्यूड होता है, लेकिन आप अपने आसपास के समाज से सीखिए बच्चों। लोग किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी भाषा है, क्या उनकी सोच है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके भीतर इस तरह की सोच डेवलप हो जाएगी ना, तो आप समाज को समझने लगेंगे। आप ये समझने लगेंगे कि आपके भीतर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से क्या उम्मीदें हैं। अपने जीवन को यूं ही जाया मत करिए। मैं आज दूसरी पीएचडी करने जा रही हूँ। 28 ईयर्स में मैंने MA MPhil PhD कर ली, जो कि
और रेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शनल है कि बहुत कम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। लोगों को ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि दूसरी पीएचडी तुम्हारे अंदर अभी भी, क्योंकि एक पीएचडी में ही सर को तो पता होगा कि एकदम हालत ख़राब हो जाती है, तो दूसरी पीएचडी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जस्ट अभी मैंने एमए ख़त्म किया है और मैं दूसरी पीएचडी करने जा रही हूँ। तो वो उत्साह जो है, वो उत्साह जीवन में बनाए रखिए। पढ़ाई की जो एक ललक है वो जीवन में बनाए रखिए बच्चों, और वही आपको मुकाम तक आगे ले जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। अली सेठी का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि हार्वर्ड जो है वो पूरे विश्व में शायद हर पढ़ने वाले बच्चों का सपना होता है, तो वहाँ से पढ़ने के बाद भी वो एक सिंगर बनते हैं। तो शिक्षा जो है वह कभी भी जाया नहीं होती बच्चों। पढ़िए, किताबें के वो ज्ञान आपको कहाँ से भी मिले, लेकिन किताबें पढ़ने की आदत जिसने डाल ली, भले ही आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है, भले ही आपको ऊंचे पद पे नहीं जाना है, लेकिन आप एक शानदार जीवन जिएंगे। आप जो भी बनेंगे, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व आपका होगा, आप कुछ भी बनेंगे, लेकिन आप भीड़ में अपनी एक पहचान रखेंगे। जेएनयू के लोगों को भीड़ में कैसे कोई पहचान लेता है, ये बहुत बड़ी कहावत है हमारे यहाँ कि पार्लियामेंट जो कल सोचता है, जेएनयू आज सोचता है। वो सोच कैसे डेवलप होती है, क्योंकि हम हर जगह पढ़ते हैं। हमारे डाइनिंग टेबल पे जब हमारे मेस में पर्चे आते हैं पॉलिटिकल, हम वहाँ पढ़ते हैं। दीवारों में पोस्टर लगा होता है, हम वहाँ पढ़ते हैं। सर जेएनयू आए होंगे तो सर ने देखा होगा। क्लासरूम में पढ़ते हैं। हमारे प्रोफेसर्स हमसे ऐसे टेबल, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे वो ऑफिस में ही जाके उनसे मिलो, ऐसे भी प्रोफेसर जिन्होंने सीढ़ियों पे बैठ के इंटरव्यू मुझे दिया है। तो आप अपने आप को उस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाइए, चीज़ों को बहुत अडॉप्टिंग नेचर में रखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप एक नया इतिहास लिख सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे, बेटा कोई भी काम करो, ऐसा करो कि पहली और आखिरी बार करो, फिर उसमें करने की गुंजाइश ना बचे। इसीलिए मैंने हिंदी पढ़ा, तो मैंने ऐसा पढ़ा कि मैं जेएनयू में जब से हिंदी सेंटर बना है, पहली स्टूडेंट हूँ जो अमेरिका जा रही हूँ पीएचडी करने, हिंदी से पीएचडी करने के बाद। पूरे के पूरे जो एक हिंदी स्टूडेंट, जो एक हिंदी विषय को लोग एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के उससे लेते थे कि हिंदी पढ़ रहा है, जरूर इसको कुछ नहीं आता होगा, जरूर इसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। हिंदी से मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। हिंदी मैंने हक से पढ़ा कि ना तो मुझे सरकार प्रेशराइज करेगी कि आप हिंदी पढ़िए, ना मुझे लोग समझाएंगे कि हिंदी पढ़ने का नुकसान क्या है। हिंदी मेरे भीतर से जो मेरी चेतना थी, मेरा कॉन्शियसनेस था, उसने मुझे कहा कि नहीं, यह विषय तुम्हारे लिए बना है, तुम इस विषय के लिए बनी हो। आपकी राजस्थान की मीराबाई हैं, उन्हीं पे मेरा आगे काम होगा। उन जैसी तमाम कवित्रियाँ जो रही हैं राजस्थान की धरती पे, जिनका जन्म हुआ, ऐसी तमाम स्त्री भक्त कवित्रियों पे मैं शोध करूँगी। और मध्यकालीन भारत में जिन पे नहीं लिखा गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि आपको मेरी किताब उस पर मिले, कि मैं आगे काम करूँ। और वो कवित्रियाँ हिंदी क्षेत्र की हैं, वो कवित्रियाँ मराठी क्षेत्र की हैं। तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए बच्चों। टाइम पास करना, बोर होना बहुत ही ज़िंदगी का सबसे आसान काम है, मैं बता रही हूँ। अरे छोड़ो, बकवास है ये तो, कुछ नहीं, बहुत आसान काम है। लेकिन एक एक मिनट को जब आप यूज़ करने लगते हैं तो ये एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है। उस आदत को आप अपने नेचर में ढालिए, उस आदत को आप अपना स्वभाव बनाइए। आप जो सोचते हैं वह आप बनते हैं, आप जैसा रहना चाहते हैं आप जीवन में वही बनते हैं। एक बात याद रखिए, मैं जिस समाज से आती हूँ, आज मैं अगर पलट के उस इतिहास को देखती हूँ, मुझे भरोसा नहीं होता है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक भरोसा था, एक उम्मीद थी कि जीवन में हम कुछ बड़ा करेंगे। वो बड़ा क्या होगा पता नहीं था, लेकिन एक जीवन मिला है, कुछ इस मानवता के लिए, इस समाज के लिए, कुछ बेहतरी के लिए इसकी, वो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो इसी सोच के साथ बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से मैंने बात किया। बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट करने में भी भरोसा नहीं करती, मैं सच कहूँ तो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ना, कोई मुझे अगर मोटिवेट करे मुझे वो भी बहुत पसंद नहीं है, मैं ईमानदारी से कहूँ, और ना मैं दूसरों को करती हूँ। मैं बस आपसे वही कह रही हूँ जो मैंने जिया है।
जो मेरी ज़िंदगी रही है। मैंने आपसे एक एक शब्द वही कहे जो मेरा अपना अनुभव रहा है, और उस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने इस चीज़ को समझ लिया, बहुत ये छोटी सी किताब है, मैं तो कहूँगी आप इसका ज़ेरॉक्स करा के अगर बच्चों को दे सकते हैं सर तो ज़रूर दीजिए। एक एक शब्द इसमें मोर देन 50% बातें मुझे लगा कि ये मेरे जीवन का हिस्सा रहा है, चाहे वो माता पिता के संदर्भ में जो बातें कही गई हों, चाहे वो अपने समाज के बारे में कही गई हों। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर आप अंडर प्रिविलेज समाज में पैदा होते हैं और आपका जो एक जर्नी, एक जो संघर्ष रहता है वो समाज के लिए बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए होता है, तो रास्ता यही होता है। उसमें आपका पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, और एक कुछ करने की ज़िद होती है। वो ज़िद ऐसा नहीं है कि दूसरों को दिखा दिया, अरे आज तो मैं ये करके रहूँगा, देख मैं तो टॉप करके, ऐसा मत करो। ये सब ये आपको कहीं ना कहीं हीन भावना की ओर लेकर जाएंगे। खुद पे भरोसा करो। मैं कभी भी आज तक, मुझे कंपटीशन जैसा शब्द पता ही नहीं है, कभी मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती बच्चों। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कल क्या थी और आज क्या हूँ, क्या मैं उस बेहतरी के लिए आगे हूँ, अग्रसर हूँ या नहीं, या जो मैं कल थी मैं वही आज हूँ। मेरे लिए कंपटीशन मतलब खुद के बारे में सोचना कि सरिता माली 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले जो थी, क्या आज वही है? अगर उसको बेहतरी के लिए और प्रयास करना है तो वो प्रयास क्या होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना। मुझे लगता है लगभग 3 सालों के बाद मैं यहाँ आज इस मंच पे बोल रही हूँ। 2019 में जब जेएनयू में एक फ़ी हाइक हुई थी, फ़ीस बढ़ा दी गई थी, बेतहाशा फ़ीस, एक तानाशाह वीसी आया था उसके द्वारा, और तब सड़कों पे हमने जो एकदम लड़ाई लड़ी उतर के, जेएनयू यही हमें सिखाता है, एकेडमिक्स, और आप जैसे बच्चे जो पिछड़े तबके से आके आज भी जेएनयू में 250 रुपये में पढ़ सकें। वहाँ पे बीए में बच्चे 250 रुपये में पढ़ते हैं, विदेशी भाषाओं में वहाँ पे बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी की पढ़ाई जो होती है। तो आखिरी भाषण जो मैंने दिया था, मुझे लगता है लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ था 2019 के नवंबर या दिसंबर का महीना होगा, जब पूरी यूनिवर्सिटी 3-4 महीने के लिए हमने बंद की थी क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ाई गई थी। उस उम्मीद को ख़त्म किया गया था कि आप में से बैठा कोई बच्चा जेएनयू में जा सके, पढ़ सके। तो वो मेरी आखिरी बातचीत थी लोगों से, और आज आप लोगों के बीच में इस उम्मीद के साथ कि जीवन में कुछ बेहतर कीजिए। आपको जो ज़िंदगी मिली है उसे यूं ही जाया मत करिए। हर इंसान तमाम संभावनाओं के साथ पैदा होता है। बार बार कहूँगी, बस उन संभावनाओं को समझिए, तलाशिए, और समाज के द्वारा थोपे गए मापदंडों को एकदम साइड में कर दीजिए कि हमें जो करना है, जो बनना है वो हम तय करेंगे। समाज निर्धारित नहीं करेगा कि बेटा आईआईटी करेगा और बेटी एमबीबीएस करेगी या डॉक्टर बनेगी, ठीक है, बेटी पीएचडी करेगी या बेटा आईएएस बनेगा। समाज नहीं निर्धारित करेगा, वो हम निर्धारित करेंगे कि हम किन क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, और हम जीवन पर्यंत उस चीज़ पे काम करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। और आप लोगों में से मैं तो चाहूँगी कि जेएनयू भी जाएं, बच्चे पढ़ें, 12वीं के बाद वहाँ बीए फॉरेन लैंग्वेजेस से बीए होता है, पीएचडी करिए, देश को बेहतर बनाइए, खूबसूरत बनाइए, मानवता की बेहतरी के लिए करिए, इंसानी समाज के लिए कुछ करिए। बस आप लोगों से मेरी यही अपेक्षा है। और मेरे जीवन में भी बहुत ऐसे अच्छे शिक्षक आए जो शायद नहीं होते तो मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच नहीं खड़ी होती। प्रोफेसर सतीश पांडे सर, प्रोफेसर मेरे गाइड प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर, प्रोफेसर राम बख्श जाट आपके ही नागौर जिले के हैं, रमन सिन्हा, प्रोफेसर प्रदीप शिंदे, हरीश वानखेड़े, मैं इन तमाम नाम गिना रही हूँ जिन्होंने मेरे ज़िंदगी में मेरी बहुत सहायता की हर तरह से। लेकिन एक शिक्षक अपने कंफर्ट जोन से जाके आपकी सहायता तभी करेगा जब आपके अंदर वो पोटेंशियल भी होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए। क्लास के अलावा भी 2-2 घंटा मेरे शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है, जेएनयू की तैयारी कराई है। जब मैं बीए में थी मैं पागलों की तरह लंच छोड़ दिया, सब कुछ बैठ के बस पढ़ाई करती रहती थी कि मेरी
मैं ओबीसी समाज से हूँ कि ओबीसी की आखिरी सीट पे ही सही मेरा एडमिशन हो जाए, और हुआ भी वही। तो उस आखिरी सीट से लेके ऑल इंडिया लेवल पे जेएनयू में टॉप करने का जो सफ़र था वह आसान नहीं था बच्चों। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो उस चीज़ को आप समझ लें। और 4 शब्द इस कविता को ही आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं फिर बार बार उसी समाज पे आऊँगी बार बार कि आपको यही सिखाया जाता है, ऐसे रहो, ये मत करो, ऐसे पढ़ो, हर चीज़ को दरकिनार कर दीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ बीकानेर में बैठे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राजस्थान के एक पिछड़े इलाके से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रंग काला है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रूह एक है बच्चों, उस पे ध्यान दीजिए, अपनी सोच पे ध्यान दीजिए कि उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। उस बार बार कहूँगी उस सफलता की सीढ़ियों को चढ़िए, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा, और जीवन का एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आपने कुछ नहीं अचीव किया। प्रोफेसर रामबख्श जाट का जो मैंने जिक्र किया, उनकी मेरी चिताड़ी आत्मकथा आई, आप लोग पढ़िएगा। इतने पिछड़े इलाके से आके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं, चेयरपर्सन बनते हैं हिंदी सेक्टर के, पहले ओबीसी चेयरपर्सन बनते हैं वो, पिछड़े समाज से आके। तो आपके आसपास ही लोग हैं जिन्होंने इस जर्नी को तय किया है, इस सफ़र को तय किया है। आप लोग इस देश का भविष्य हैं। आप लोग क्या, हम सभी इस देश का भविष्य हैं। जेएनयू ने तो यही सिखाया है। आप लोगों ने भी व्हाट्सएप से सुना ही होगा कि जेएनयू में 50-50 साल के बुढ़े पढ़ाई करते हैं। हम तो कहते हैं हक से कि हम सलाम करते हैं उस 50 साल के व्यक्ति को भी जिसके अंदर 50 साल की उम्र में जेएनयू में पढ़ने की हिम्मत बची हुई है। इस समाज में 50 साल तो कम कहा लोगों ने, वहाँ पे 70 साल के स्टूडेंट भी आपको मिल जाएंगे। दादाजी एक हमारे, हम उन्हें दा कहते थे प्यार से, बंगाली, वो बीए करने आए थे कि मरने से पहले मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। तो जेएनयू ने वो जिजीविषा दी है बच्चों। तो यही मेरी आपसे अपील है, इस शिक्षक दिवस पे जो है एक अपील आपसे करके यहाँ जाना चाहूँगी कि आपको बहुत अच्छे प्रिंसिपल मिले हैं जो शिक्षा की कीमत को समझते हैं, जिनको व्यक्तियों की पहचान है। मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे, मैं फिर कहूँगी, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हैं, किनके बीच बैठे हैं, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये बात मैंने बहुत ही इनफॉर्मल रखी क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना था। मैं इसे भाषण के रूप में बोझिल नहीं बनाना चाहती थी। तो मेरी आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। हो सकता है आप लोगों में से आने वाले समय में मैं किसी को जेएनयू में देखूं। अगर मेरी वापसी हुई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, मुझे खुशी होगी कि मेरा बोलना सार्थक हुआ। अगर यहाँ से एक बच्चा भी, मिनिमम एक बच्चा भी इस सोच को लेकर जाता है कि मैं वही बनूंगा जो मुझे बनना है, तो मेरी यहाँ आने की जो सार्थकता है वो पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बारी तालियां हो जानी चाहिए थी। मैंने मैडम के जीवन को बहुत नज़दीकी से देखा है, समझा है, पिछले 4-5 महीनों में पढ़ा है। विश्वास रखिए, पिछला 30-40 मिनट जब भी वो बात कर रही थी तो मैं उसी को रिकॉल कर रहा था कहीं ना कहीं। आप में से शायद कई लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने समाज पे बहुत कटाक्ष किया है। आप सोच रहे होंगे, शायद हो सकता है मेरे कॉलीग्स भी कई सोच रहे हों। विश्वास रखिए, वो कटाक्ष उनका सही है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को अंदर से थोड़ा महसूस करता हूँ। नहीं उठने देते हैं हमारे आसपास वाले, नहीं उठने, वो आसपास वाले परिवार से भी शुरू होते हैं, उनका विस्तार समाज तक चला जाता है। ये हकीकत है कि हमारी एम्बिशंस, हमारे सपने, 99% हम में से जो लोग हैं वो सरेंडर कर देते हैं समाज के सामने। और उनका तो जो जीवन रहा है, उनका जो बचपन रहा है, वो तो बहुत टाइट रहा है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहा है। तो उनका जो कटाक्ष है, और शायद ये इनकी स्ट्रेंथ है। तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये बीकानेर के ऑलमोस्ट सभी बड़े व्यापारियों के बच्चे, बिजनेस क्लास के बच्चे इस स्कूल में आते हैं। और आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हो कि आप एक ब्लेस्ड फैमिली में हो, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
राइट। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है आपका भी एक सपना होना चाहिए कि आपको एक्सीलेंस को ही अचीव करना है। अगर ये कहाँ से उठ के कहाँ तक का सफ़र मैडम ने तय किया है, कर लिया है, तो आपके पास तो मुझे लगता है इस सफ़र को और एक्सटेंड करना है। आप तो इस सफ़र में कईयों को अपना साथी भी बनाइए, देखिए जरा जाके। क्योंकि मुझे जो इनकी बहुत टची बात लगी मैडम के एड्रेस की, वो मुझे ये लगी कि अल्टीमेटली सक्सेस को ड्राइव किस चीज़ से करना है। सक्सेस को शायद मुझे नहीं लगता कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से ड्राइव करना। उन्होंने कहा है कि आप मानवता के लिए कुछ करिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से वो आ रही हैं, वो उन यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन एक्सीलेंस यही है